एपिसोड 281 टू 290। बेटा, तुम्हारा पालन पोषण सुरक्षित रूप से होना चाहिए। चिंता मत करो, मम्मी यह सुनिश्चित करेगी कि तुम्हारा जीवन खुशहाल हो। इस जीवन में कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा और तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी बहन है। वह भी तुमसे प्यार करेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम इस दुनिया के सबसे खुश बच्चे बनोगे क्योंकि हम सब तुमसे प्यार करते हैं। कक्षा में पहुंचते ही तांग युक्सिन ने अपने बैग से कैंडी का एक पैकेट निकाला और फिर डेस्क पर टैप किया। सब लोग आओ और कुछ मिठाई खाओ। मिठाई मिलने की खबर सुनकर बाकी छात्र भी आ गए। तीसरी कक्षा का माहौल बहुत अच्छा था, सभी एकजुट थे, कोई भी इस मजबूत सामूहिक भावना को तोड़ना नहीं चाहता था और उन्होंने बाहरी लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी। उनमें से किसी की कमी नहीं थी और उनके पास कोई अतिरिक्त व्यक्ति भी नहीं था। तांग युक्सिन ने अपने सहपाठियों में मिठाई बांटी। उसने अच्छी गुणवत्ता वाली और भरपूर मात्रा में मिठाई खरीदी थी ताकि हर कोई कई टुकड़े खा सके। युक्सिन, तुम हमें मिठाई क्यों दे रही हो? एक लड़की ने मिठाई अपने मुंह में ठूंस ली और मुंह भरा होने के बावजूद धीरे से अपना सवाल पूछा। छोटे भाई के जन्म की खुशी में, तांग युक्सिन ने खुशी से एक मिठाई मुंह में डालते हुए कहा। आमतौर पर उसका चेहरा गंभीर रहता था और भले ही वह घमंडी न हो, लेकिन उसके अच्छे अंकों के कारण लोग अक्सर उसे पहुंच से बाहर समझते थे। अब उसका सबके साथ मिठाई का आनंद लेना एक दुर्लभ दृश्य था। इसके अलावा इतनी परिपक्व लड़की को इतना बचकाना काम करते देखना काफी असामान्य था। क्या तुम्हारे पापा की सिर्फ तुम ही हो? एक और छात्र ने पूछा। वाकई तांग युक्सिन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो फिर यह छोटा भाई आया कहां से? मेरे पिताजी ने दोबारा शादी कर ली है और मेरी सौतेली मां गर्भवती है। अपने छोटे भाई के बारे में सोचकर तांग युक्सिन बेहद खुश हो गई। उसने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा फैसला लिया था वह यही था, अपने पिता को बेटा और खुद को एक भाई देना। क्या 2 बच्चे पैदा करना मना है? जू मियाओ मियाओ ने धीरे से पूछा। अगर मुमकिन होता तो वह भी सिसी की तरह एक छोटा भाई या बहन चाहती। फिर वह रोज उनके बाल संवार सकती थी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वह इकलौती संतान थी। मेरे पिता ने दोबारा शादी कर ली है और मैं इकलौती बेटी हूँ। तांग युक्सिन ने अपनी पृष्ठभूमि नहीं छिपाई। वह हमेशा से बिना मां के पली बड़ी थी। उसे इसकी आदत हो चुकी थी और उसके पास उसके पिता थे। उसे प्यार की कमी नहीं थी और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा था। तो इसीलिए जू मियाओ मियाओ समझ गई थी, वह जानती थी कि इस जीवन में उसका कोई भाई या बहन नहीं होगा। फिर लिन येले ने चुपके से जू मियाओ मियाओ की आस्तीन खींची। आगे चलकर युक्सिन का छोटा भाई भी हमारा भाई बन जाएगा। सीसी को देखो, हम सब उसे अपनी बहन की तरह मानते हैं। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? जू मियाओ मियाओ की आंखें चमक उठीं। भविष्य में उसका भी एक छोटा भाई होगा। वह तांग युक्सिन को अपनी सगी बहन मानती थी। युक्सिन इतनी गोरी और सुंदर थी, उसका भाई भी जरूर बहुत आकर्षक होगा। अब तांग युक्सिन की तुलना में जू मियाओ मियाओ अपने छोटे भाई के जन्म को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित लग रही थी। कक्षा मीठी खुशबू से भरी हुई थी। यह मिठाई की खुशबू थी जिसे सब लोग खा रहे थे। मुंह में मीठा स्वाद तो था ही, साथ ही दिलों को भी सुकून मिल रहा था। किशोर लड़के लड़कियों की दुनिया अपने आप में सरल और खूबसूरत थी। केवल इसी समय वे उस पल की कद्र कर सकते थे, क्योंकि समय बीतने के साथ शायद कल भी उनके मन में वही भावनाएं न रहें। वे अपने मुंह में मिठाई की मिठास का स्वाद ले रहे थे, लेकिन वे जीवन की मिठास का भी आनंद ले रहे थे। दूर आकाश का वह कोना, जहां न हवा चलती थी और न बारिश होती थी, उनके दिलों की तरह ही नीले रंग, सुंदरता और स्पष्टता से भरा हुआ था। तांग जिनियन तेजी से घर में दाखिल हुई। वे पहले ही ली तांग गांव लौट आए थे। गर्भावस्था के दौरान देखभाल के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी जगह थी, वरना शहर में अकेले तांग जिनियन के साथ रेनली की देखभाल करना मुश्किल होता। गांव अच्छी जगह थी। यह विशाल, साफ सुथरा और हवादार था। बाहर निकलते ही उन्हें एक पहाड़ दिखाई दिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक नदी थी। पहाड़ों और नदी के बीच का नज़ारा इतना सुंदर था, ऐसा नज़ारा उन्हें और कहाँ मिल सकता था। इसके अलावा झांग शियानकाओ की मदद से तांग बंधुओं को अब काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जमीन का टुकड़ा अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से हासिल कर लिया था। तीनों कमरों की मदद से उन्हें जमीन के मालिक का पता चल गया और रेनली के कहने पर विदेशी निवेश के नाम पर उन्होंने घर और दुकान को ठुकरा दिया। मुख्य समस्या पैसों की कमी थी। उनके पास कुछ लाख रुपए कम थे, वरना वे उस जगह को नहीं छोड़ते जिसे तांग युक्सिन बेचने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने की गारंटी थी। उन्होंने 30,000 में खरीदा हुआ घर लगभग 3 लाख में बेच दिया। ये 10 गुना का अविश्वसनीय लाभ था।
तांग बंधुओं ने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अगर उन्हें पता होता कि जो चीजें उन्होंने 300,000 में बेची थी, बाद में उनकी कीमत बढ़कर 3 मिलियन या 30 मिलियन तक हो गई, तो वे बेहद आश्चर्यचकित होते। बेशक उस जमीन के टुकड़ों से मिलने वाले फायदों की तुलना में यह मुनाफा बहुत कम था। हम घर तो नहीं बना रहे हैं? तांग जिनियन ने रेनली से पूछा। अब जब जमीन उनके हाथ में है तो उन्होंने निर्माण शुरू क्यों नहीं किया? अभी समय नहीं आया है और हमारे पास धन भी नहीं है। बिना पैसे के हम निर्माण कैसे कर सकते हैं? रेनली का मानना था कि पैसा वाकई अच्छी चीज है, तो फिर अब उसके पास पैसा क्यों नहीं है? उस जमीन की कीमत ही 30 लाख से ज्यादा थी। तांग जिनियन और तांग नियानेज उनकी रकम भी जोड़ दे तो दोनों परिवारों के पास अब कुछ 10,000 से भी कम बचे थे। जमीन को फिलहाल ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। समय वाकई अनुकूल नहीं था क्योंकि उस जमीन पर अभी तक शहरी निर्माण शुरू नहीं हुआ था। अब उन्हें सही समय का इंतजार करना था। जब उन्होंने जमीन खरीदी थी तब वह एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। उसका एक हिस्सा शहरी नियोजन में शामिल है। उनकी जमीन के सामने से एक सड़क गुजरनी थी जो सीधे पूरे किंगॉन से जुड़ती। एक बार यह सड़क बन जाने पर उनकी वर्तमान बंजर जमीन मूल्यवान हो जाएगी और खरीदारों को आकर्षित करेगी। अतिरिक्त जमीन को बेचकर वे प्राप्त धन से अपना टावर बनाना शुरू कर सकते थे। अब कोई भी जमीन ऐसी नहीं है जिसकी कीमत न हो। उनकी जमीन के एक छोटे से कोने ने ही तांग युक्सिन के लिए रात का खाना बना दिया। आखिरकार उसे यह आभास था कि वहां का एक छोटा सा कोना भी भविष्य में हजारों डॉलर का हो सकता है। उसका यह आभास गलत नहीं था, यहां तक कि उस आखिरी छोटे से कोने की कीमत भी सिर्फ हजारों डॉलर नहीं होगी। उस कोने पर 30 मंजिला इमारत खड़ी की जा सकती है। वह इमारत कितने में बिकेगी? लेकिन ये तो भविष्य की बातें थीं। मौजूदा परिस्थितियों में उनके पास इमारत का निर्माण करवाने के लिए साइट फ्लिपिंग की इस विधि का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। अब वास्तविकता ये थी, उनके पास फिर से पैसे नहीं थे। तांग जिनियन और तांग जिजुन ने दोबारा रेनली को अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा हुआ। उसे लगा कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। काश यह फैसला बाद में लिया होता तो उसके भाइयों को इतना भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही मौका था। शायद अगर वे इसे चूक जाते तो ये हमेशा के लिए खो जाता। सौभाग्य से घर पर झांग शियानकाओ और सीसी मौजूद थे। तांग युक्सिन उनसे मिलने हर दिन आती थी, नहीं, वह अपने छोटे भाई को देखने आती थी। और जो दवा तांग युक्सिन ने रेनली को दी थी, रेनली उसे बिना एक भी दिन छोड़े रोज लेती रही। उसे पता नहीं था कि दवा की वजह से ऐसा था या नहीं, लेकिन उसका शरीर ठीक ठाक था। वह अभी भी मॉर्निंग सिकनेस का इंतजार कर रही थी, जिसके बारे में झांग शियानकाओ ने अपने गर्भावस्था के अनुभवों के आधार पर बताया था। हालांकि वे दोनों शादी के बंधन से जुड़ी थीं, लेकिन वे सगी बहनों की तरह थीं। रेनली को कभी कभी लगता था कि दुनिया में कुछ लोग उसके माता पिता से भी बेहतर व्यवहार करते हैं। हालांकि 4 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें कभी भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई और न ही कोई अन्य लक्षण दिखाई दिए। ली तांग गांव में रहना, जो सादगीपूर्ण जीवन और सुंदर दृश्यों वाला स्थान है, जहां से पहाड़ और नदियां दिखाई देती हैं, वास्तव में एक आशीर्वाद था। रेनली के 9 महीने की गर्भवती होने तक तांग युक्सिन ने हाई स्कूल में दूसरे वर्ष की अंतिम परीक्षा दे दी थी। अगले साल वह तीसरे वर्ष की छात्रा होगी और कक्षा के असाइनमेंट का समय आ जाएगा। जहां तक शु परिवार के अध्ययन केंद्र की बात है, वह तो बंद नहीं होगा। चाहे मानविकी हो या विज्ञान, सभी विषयों में छात्र होते हैं। वह मानविकी विषय चुनेगी जबकि चेन लिडोंग विज्ञान विषय लेगा। फिलहाल चेन लिडोंग अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर था। तीसरे स्थान पर होने के बावजूद उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता तांग युक्सिन से कहीं अधिक थी। क्लास असाइनमेंट के बाद दोनों स्ट्रीम एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन पहली क्लास को फिर से व्यवस्थित करना होगा। हालांकि प्रथम श्रेणी तो प्रथम श्रेणी ही रहेगी, ये तथ्य नहीं बदलेगा। रेनली ने अपने गोल मटोल पेट को सहलाया। उसे आश्चर्य हुआ कि महज 9 महीनों में उसका खून उस नन्हे बच्चे से जुड़ गया था। उसने कभी सपने में भी बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जैसे जैसे नन्हा सा बच्चा उसके गर्भ में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और हिलने डुलने लगा, यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी। वह इस बच्चे से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए अपनी जान तक दे सकती थी। और बच्चा जन्म लेने ही वाला था। तांग युक्सिन ने रेनली के पेट को छुआ और कहा, समय नजदीक आ रहा है, चलो अस्पताल चलते हैं। अस्पताल उनके गांव से काफी दूर था और रेनली की प्रसव पीड़ा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली थी, इसलिए उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया। हालांकि वह घर पर भी प्रसव करा सकती थी, लेकिन वहां स्वच्छता की स्थिति अच्छी नहीं होती और कई अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थीं।
वह कोई देवी नहीं थी, वह तो बस एक डॉक्टर थी। तांग जिनियन पहले से ही इतना चिंतित था कि उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। हालांकि वह बाहर व्यापार कर रहा था, उसने बच्चे के विकास का कोई भी चरण नहीं छोड़ा था और रेनली के 5 महीने की गर्भवती होने पर ही घर लौट आया था। उसने कुछ पैसे कमा लिए थे जो उनके जीवनयापन के लिए लंबे समय तक पर्याप्त थे। झांग शियानकाओ ने तिपहिया साइकिल पर बिस्तर को बड़े आराम से बिछाया और उस पर मोटी चादर उड़ा दी। जब रेनली उस पर लेटी तो उसे घर के बिस्तर की तरह नर्म लगा। उसे जरा भी असुविधा नहीं हुई और उसे अच्छा महसूस हुआ। लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए समय से पहले प्रसव होना संभव नहीं था, है ना? जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने भी यही कहा। अभी प्रसव का समय नहीं आया था और वे उन्हें घर भेजना चाहते थे। लेकिन घर की दूरी को देखते हुए तांग युक्सिन ने रेनली को अस्पताल में ही रहने देने पर जोर दिया। अंततः अस्पताल ने उन्हें भर्ती कर लिया, ये देखते हुए कि रेनली एक अधिक उम्र की गर्भवती महिला थी। किसी भी दुर्घटना के लिए तैयार रहना बेहतर था। इन गर्भवती महिलाओं में रेनली की सेहत शायद सबसे अच्छी थी। बड़े पेट के बावजूद वह अभी भी काफी फुर्तीली थी। रात में जब रेनली सो रही थी, अचानक उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ, जैसे नीचे से कुछ रिस रहा हो। जिनियन, जिनियन, उसने तांग जिनियन का नाम पुकारा। उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। क्या हुआ? तांग जिनियन जल्दी से जाग उठी। रेनली ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जो इस बात का संकेत थीं कि बच्चे के जन्म का समय वाकई नजदीक आ गया था। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि अभी बहुत जल्दी है, लगभग आधा महीना बाकी है, फिर भी बच्चा कल ही आ जाएगा? इस समय रेनली तांग युक्सिन की आभारी थी। अगर वह अस्पताल में न होती, अगर वह अभी भी लीतान के गांव में होती, तो बच्चे का जन्म घर पर ही करना पड़ सकता था। क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह तेजी से आ रहा है, मानो उसके पेट में कुछ उसे बहुत जोर से नीचे की ओर खींच रहा हो। देखते ही देखते डॉक्टर आ गए। रेनली को देखकर वे भी हैरान रह गए, क्योंकि दिन में पहले तक कोई लक्षण नहीं थे। अब अचानक ही वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। उसका पानी टूट चुका था और गर्भाशय ग्रीवा फैलने लगी थी। डॉक्टर, डॉक्टर! तांग जिनियन डॉक्टर के पास तब पहुंचा जब वे रेनली को ले जाने ही वाले थे। क्या बात है? परिवार के सदस्य, क्या आपको कुछ चाहिए? डॉक्टर जल्दी में थे क्योंकि रेनली बच्चे को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर तांग जिनियन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कृपया सबसे पहले मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। डॉक्टर ने तांग जिनियन को देखे बिना नहीं रह सका। तांग जिनियन एक साधारण देहाती था और उसकी पत्नी के लिए गर्भवती होना कितना मुश्किल था। यह उसका पहला बच्चा था। अगर माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाने का फैसला करना पड़े, तो ज्यादातर पुरुष बच्चे को बचाना ही चुनेंगे। जब उसने दोबारा तांग जिनियन की ओर देखा तो उसकी आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। उसके शब्द सच्चे और ईमानदार थे। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए तांग जिनियन को आश्वस्त किया। आधुनिक चिकित्सा बहुत उन्नत है, जिस स्थिति की आप बात कर रही हैं वह नहीं होगी। अगर बहुत जरूरी हुआ तो सी सेक्शन का विकल्प हमेशा मौजूद है। इस समय रेनली दर्द में होने के बावजूद भी सहन करने की क्षमता रखती थी। प्रसव कक्ष में ले जाते ही उसने तांग जिनियन के शब्द सुने और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। उसने सोचा कि अगर वह अभी भी बाई परिवार में होती तो वे निश्चित रूप से बच्चे को बचाने का विकल्प चुनते। लेकिन तांग जिनियन अलग था, वह उसे बचाना चाहता था। वह स्पष्ट रूप से उस बच्चे से बहुत प्यार करता था, फिर भी अंत में उसने बच्चे की बजाय उसे बचाना चुना। इसलिए उसे मजबूत बनना पड़ा। वह उन्हें सबक सिखाएगी। उसने डॉक्टर के साथ अच्छा सहयोग किया और दर्द सहन किया। तांग जिनियन बाहर लगातार चक्कर लगा रहा था। वह इतना बेचैन था कि बैठ भी नहीं पा रहा था। उसे तांग युक्सिन के जन्म का समय याद आ गया, तब भी वह उतना ही परेशान था। उसे न केवल वयस्क की चिंता थी, बल्कि बच्चे की भी। वह उत्साहित भी था और तैयार भी नहीं था। इन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी नन्ही युक्सिन का दुनिया में स्वागत किया। जन्म के समय उसका वजन मात्र 4 पाउंड था। इतनी छोटी बच्ची की वह उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करता था। हालांकि सांग जिलान ने अपनी बेटी को पहली बार देखकर उसे पसंद नहीं किया और दोबारा देखना भी नहीं चाहा, लेकिन तांग जिनियन और तांग जिजुन ने अपनी बेटी को अनमोल रत्न की तरह संजो कर रखा। पैसे कमाने के लिए काम शुरू कर दिया। तांग बंधुओं ने चाहे जो भी छोटे मोटे काम किए हों, वे मेहनती लोग थे। आखिरकार वापसी करना कोई सपना तो नहीं होता। अब उनके एक और बच्चा है, फिर भी वही उत्साह और कृतज्ञता बरकरार है।
वह माँ और बच्चे की सुरक्षा की कामना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। अचानक वह रुक गया, ऐसा लगा जैसे उसके भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई हो। ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर अपनी बाहों में एक बंडल लिए हुए बाहर आया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका जन्म हो गया है। प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। यह एक लड़का है और वह असाधारण रूप से स्वस्थ है। डॉक्टर ने इतने गोल मटोल बच्चे को लंबे समय से नहीं देखा था। जन्म लेते ही बच्चे की आंखें चौड़ी खुल गईं, वह बेहद प्यारा लग रहा था। धन्यवाद। तांग जिनियन ने झट से उस नन्हे से बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चे को संभालना जानता था क्योंकि उसने तांग युक्सिन का पालन पोषण किया था। हालांकि उत्साह के कारण वह थोड़ा अनाड़ी और झिझक रहा था। कोई बात नहीं, आपको इसकी आदत हो जाएगी। पहली बार पिता बनने वाले सभी लोग ऐसे ही होते हैं। डॉक्टर के अपनी बात पूरी करने से पहले ही किसी ने पिताजी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखने पर तांग जिनियन ने तांग युक्सिन को पास आते देखा। ऐसा लग रहा था मानो तांग युक्सिन ने रेनली के प्रसव के ठीक समय पर आकर अपना आगमन किया हो। असल में वह इन चीजों का सटीक हिसाब किताब नहीं लगा पाती थी। उसने रेनली की नब्ज में उतार चढ़ाव देखा था, जिससे संकेत मिल रहा था कि उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने वाली है, और यह उसकी उम्मीद से पहले ही हो रहा था। जब वह वहां पहुंची तब तक बच्चा जन्म ले चुका था। पिताजी, तांग युक्सिन ने फिर से पुकारा और डॉक्टर उसे निहारने से खुद को रोक नहीं पाए। लड़की छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें और दांत चमक रहे थे, त्वचा गोरी थी और उसके चलने पर एक हल्की सी खुशबू फैल रही थी। पिता शब्द सुनते ही डॉक्टर को एहसास हुआ कि तांग जिनियन के पहली बार पिता बनने की उनकी शुरुआती धारणा गलत थी। उनकी पहले से ही इतनी ही उम्र की एक बेटी थी। तांग जिनियन मुस्कुराया और अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया, मानो वह किसी टिक टिक करते टाइम बम को गोद में लिए हो। तांग युक्सिन पास आए और उसने तांग जिनियन की बाहों से बच्चे को सावधानीपूर्वक उठा लिया। पापा, आप मेरी बहन से मिलने जाए, मैं छोटे बच्चे का ख्याल रख लूंगी। तभी तांग जिनियन ने अपना कठोर हाथ वापस मोड़ा और जल्दी से अपनी पत्नी को देखने चला गया, अपने बच्चे को अपनी बेटी की देखभाल में छोड़कर। उसे उस पर भरोसा था। तांग युक्सिन ने अपने छोटे भाई को सावधानी से गोद में लिया और उसे ठंड लगने से बचाने के लिए जल्दी से वार्ड में ले गई। आखिरकार उसका नन्हा भाई पैदा हो गया। अब से उसका एक छोटा भाई होगा, एक नन्हा बेहद प्यारा भाई। रेनली थकी हुई थी और सो रही थी, लेकिन कुल मिलाकर वह ठीक थी। उसने गर्भावस्था के दौरान अच्छा खान पान रखा था और प्रसव भी सुचारू रूप से हुआ। बच्चे को बाहर आने में लगभग आधा घंटा ही लगा। जन्म लेने वाला बच्चा गोरा और कोमल था, बहुत ही प्यारा था। नन्हा बच्चा लगभग 7 या 8 किलो का था, उसकी आंखें शुरू से ही खुली थीं और वह चहलकदमी कर रहा था। चूंकि बच्चा अभी छोटा था, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि वह किससे ज्यादा मिलता जुलता है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी माँ से थोड़ा ज्यादा मिलता जुलता है। वास्तव में अपनी माँ से मिलता जुलता होना बेहतर था। वह भविष्य में निश्चित रूप से एक सुंदर व्यक्ति बन जाएगा। जब रेनली की नींद खुली तो उसने देखा कि तांग जिनियन उसके बगल में बैठा है और उसका हाथ इस तरह पकड़े हुए है मानो उसे डर हो कि वह गायब हो जाएगी। उसके पास एक छोटा सा बंडल पड़ा था जिसके अंदर एक सोता हुआ बच्चा था। यह उसका बच्चा था और उस क्षण अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। ली, तुम जाग गई हो। जैसे ही तांग जिनियन ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि रेनली जाग गई थी और अपने नवजात बेटे को देख रही थी। ये हमारा बेटा है, इसका वजन 7 पाउंड है। डॉक्टर ने कहा है कि ये बड़ा होकर मजबूत बनेगा और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तांग जिनियन ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे के चेहरे को धीरे से छूते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह बच्चा युक्सिन के बचपन जैसा दिखता है। युक्सिन मेरी माँ जैसी दिखती है और यह बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। अगर वह युक्सिन जैसा दिखता है तो ठीक है, अगर वह मुझसे मिलता जुलता है तो भी ठीक है। रेनली की आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन उसकी उत्तेजना साफ सुनाई दे रही थी। जब तक वो तुम्हारे जैसा ना दिखे तब तक ठीक है। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे और तांग जिनियन के सीधे सादे चेहरे को देखा। अगर वो तुम्हारे जैसा दिखने लगा तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। क्या वो आगे चलकर बहुत बदसूरत नहीं हो जाएगा? तांग जिनियन केवल हंस सके। अधेड़ उम्र में बच्चा होना ऐसी बात थी जिसके लिए कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, खासकर ऐसे समय में जब परिवार नियोजन को गंभीरता से लिया जाता है। तांग युक्सिन को अपना होमवर्क दोहराना था, इसलिए वह अस्पताल में ज्यादा देर नहीं रुकी।
तांग जिनियन, झांग शियांकाओ, आंटी लिन और आंटी चेन भी अस्पताल में थे, इसलिए तांग युक्सिन उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी। हालांकि वह पिछले जन्म में 33 साल जी चुकी थी, लेकिन उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी और उसे बच्चों की देखभाल करना नहीं आता था। इस मामले में वह कमजोर थी, इसलिए उसने दूसरों को जिम्मेदारी सौंप दी। वैसे भी उसका भाई तो उसका भाई ही था, ये बात तो बदलेगी नहीं। उस साल की गर्मियों की छुट्टियों में वे सब घर पर ही रहे। वे हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाले थे, जो सबसे कठिन वर्ष होता है। इसलिए उस साल उन्हें कोई खास गर्मी की छुट्टियां नहीं मिली। यहाँ तक कि जब तांग युक्सिन अपने छोटे भाई से मिलने और उसके विकास को देखने जाना चाहती थी, तब भी तांग जिनियन ने उसे जाने नहीं दिया। वह कॉलेज जाने वाली थी और किसी भी तरह के व्यवधान का जोखिम नहीं उठा सकती थी। तांग युक्सिन काफी निराश थी। क्या वह अपने छोटे भाई से ज्यादा बार मिलना नहीं चाहती थी? चाहे वह अपने भाई से मिलने घर गई हो या नहीं, तांग परिवार का छोटा लड़का खूब हृष्ट-पुष्ट हो रहा था। जन्म से ही वह स्वस्थ और तंदुरुस्त था। साथ ही रेनली का दूध भी बहुत अच्छा था, जिससे उसका पेट हर दिन भर जाता था। हमेशा उसकी जरूरत से ज्यादा दूध होता था, इसीलिए वह इतना हृष्ट-पुष्ट हो गया था। तांग जिनियन ने अपने बेटे का नाम चेन चेन रखते हुए उसका नाम तांग शिनचेन रखा। रेनली को ये नाम बहुत पसंद था और वह हर दिन अपने बच्चे को गोद में लेकर छोटा चेंग चेंग कहकर पुकारती थी। वह बहुत ही सलीकेदार और देखभाल में आसान था। वह स्वस्थ था, अक्सर बीमार नहीं पड़ता था और उसके लिए हमेशा पर्याप्त दूध उपलब्ध रहता था। वह खाता पीता, सोता और धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। रेनली हमेशा सोचती थी कि तांग युक्सिन द्वारा दी गई दवा की छोटी बोतल की वजह से ही चेंग चेंग इतनी तेजी से बढ़ रही थी। छोटी बोतल होने के बावजूद अंदर की हर गोली उससे भी छोटी थी, कुल मिलाकर सैकड़ों गोलियां थीं। और जब प्रसव का समय आया तब भी कुछ गोलियां बची हुई थीं। फिर भी वह तांग युक्सिन की बहुत आभारी थी। अगर वह न होती तो वह जीवित न होती, आज उसका जीवन इतना सुखद न होता। हर बार जब वह चेन चेन को गोद में लेती तो उसे लगता कि उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया था। समय बीतता गया और गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। 2 महीने बाद हाई स्कूल का डरावना सीनियर साल शुरू हो गया। कक्षा 1 को कला और विज्ञान धाराओं में विभाजित किया गया था, जिसे मूल रूप से कक्षा 5 के साथ विलय करने का इरादा था, क्योंकि कक्षा 1 का समग्र स्तर कक्षा 5 के स्तर के करीब था। ये कुछ हद तक हास्यास्पद था। एक कक्षा पूरे स्कूल में सबसे उत्कृष्ट थी, जबकि दूसरी अपने खराब प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी, लेकिन दोनों का विलय होने वाला था। 5वीं कक्षा में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी, क्योंकि उनके अंक काफी हद तक तय थे। पहली कक्षा अलग थी। उनकी अध्ययन पद्धति बहुत लचीली थी। शीर्ष कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सभी छात्र बेहतर रैंकिंग के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। इसलिए 5वीं कक्षा की तुलना में शिक्षकों ने पहली कक्षा के छात्रों को अधिक पसंद किया, क्योंकि उन्हें वे अप्रत्याशित लेकिन लचीले लगे और उनमें शैक्षणिक सुधार की आशाजनक क्षमता दिखी। हालांकि कक्षा 5 के साथ विलय करने के बजाय विद्यालय द्वारा कक्षाओं की समग्र संख्या का आकलन करने के बाद कक्षा 1 को कक्षा 3 के साथ मिला दिया गया। तीसरी कक्षा विद्यालय की एक और कुलीन कक्षा थी, जिसमें छात्रों के औसत अंक आते थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन दोनों कक्षाओं के प्रधानाध्यापकों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे और जब भी किसी कक्षा में कोई छोटा मोटा आयोजन होता, वे सब मिलकर उसका आयोजन करते थे। छात्र एक दूसरे से परिचित थे, शिक्षक एक दूसरे को जानते थे। इस कारण कक्षाओं के विलय से ऐसा लगा मानो वे पहले से ही एक हों। एक मानविकी कक्षा और एक विज्ञान कक्षा। श्री जिन मानविकी कक्षा का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि तीसरी कक्षा के शिक्षक विज्ञान कक्षा के प्रभारी थे। मानविकी विषय की कक्षा के लिए कोई शॉर्टकट नहीं था, केवल रटने और याद करने का ही विकल्प था। हालांकि इन 3 वर्षों के दौरान तांग युक्सिन और उसके सहपाठियों ने कोई अवकाश नहीं लिया था, इसलिए कुछ विषयों पर उनकी पकड़ उत्कृष्ट थी। जब वे अपने अंतिम वर्ष में पहुंचे तो चीजें और भी व्यस्त हो गईं। फिर भी तांग युक्सिन हर हफ्ते अपने छोटे भाई से मिलने ली तांग गांव जाती थी। आखिर ऐसे स्वच्छ पहाड़ी वातावरण और पानी में पले बड़े बच्चे का स्वास्थ्य भला कैसे खराब हो सकता है। भाई बहनों के स्वभाव के अनुरूप जब भी वह अपनी बहन चेन चेन को देखता तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती। वह उसके चेहरे पर अपनी लार टपका देता, जो उसके प्रति उसके स्नेह का प्रमाण था, क्योंकि वह भी उससे बहुत प्यार करती थी। और तांग युक्सिन ने चेन चेन को लगभग अपने बेटे की तरह पाला था। चेन चेन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, वह शायद ही कभी बीमार पड़ता था। लेकिन जब भी बीमार पड़ता तो उसकी बड़ी बहन तांग युक्सिन ही उसकी देखभाल करती थी।
इसलिए उसकी बहन के प्रति उसके लगाव का एक और कारण उसकी देखभाल थी। जब तक उसकी बहन उसके पास होती उसे सुकून मिलता था, और उसके छोटे से दिल में जैसे ही उसकी बहन लौटती सब कुछ ठीक हो जाता, वह चैन से सो पाता था। हालांकि अंतिम वर्ष का पाठ्यक्रम लगातार कठिन होता जा रहा था। उनके पास आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उन्हें स्कूल में भी पढ़ाई करनी पड़ती थी और घर पर भी। वे रात को जल्दी नहीं सो सकते थे और सुबह देर से भी नहीं सो सकते थे। उनके माता पिता अपने बच्चों की स्थिति देखकर चिंतित और परेशान थे, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। लिन के पिता द्वारा किराए पर लिए गए घर में छात्रों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, मानविकी और विज्ञान, और उन्हें लगभग 10 बजे तक अध्ययन करने की आवश्यकता थी। तांग युक्सिन ने उनके लिए एक खास तरह की हर्बल चाय तैयार की। इसे पीने के बाद उन्हें अच्छी नींद आए। इसी चाय की बदौलत कई छात्र चैन से सो सके, वरना अत्यधिक तनाव के कारण उनमें से कई जागते रहते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती। तांग युक्सिन की हर्बल चाय को लगभग चमत्कारिक माना जाता था। असल में यह कोई चमत्कारिक इलाज नहीं था। नींद लाने के अलावा इससे उन्हें मानसिक शांति भी मिलती थी, और ठीक उसी चीज की उन्हें उस समय जरूरत थी। कक्षा में प्रवेश करते ही तांग युक्सिन की सीट हर छात्र की प्रशंसा का पात्र बन गई। वह बुद्धिमान और सुंदर थी, और ऐसा लगता था मानो जो भी उसके संपर्क में आता उसका भाग्य सुधर जाता था और साथ ही उसकी शैक्षणिक क्षमता में भी सुधार होता था। लेकिन असल में तांग युक्सिन के पास कोई अलौकिक शक्तियां नहीं थीं। वह किसी पर फूंक मारकर उसके अंक नहीं सुधार सकती थी। दूसरों की सफलता उसकी वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने प्रयासों से थी। तीसरी कक्षा के साथ विलय के बाद दोनों कक्षाओं का मिलन 2 समूहों के शैक्षणिक प्रयासों का परिणाम था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वेई जियानी ने तीसरी कक्षा में प्रवेश पाने का रास्ता खोज लिया। पहले दिन से ही तांग युक्सिन जानती थी कि उसे वेई जियानी की कोई परवाह नहीं थी, और वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो। वह अपने सहपाठियों के सवालों में उनकी मदद करती थी, और अगर कोई उससे हर्बल चाय मांगता तो वह उन्हें दे देती थी। बेशक उसने इसे कभी बेचा नहीं, इसलिए नहीं कि वह बेचना नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि चाय बहुत कम थी। अगर वह बेचना शुरू कर देती तो उनके पास खुद कुछ भी नहीं बचता। कभी कभार कुछ पैकेट बांटना वह इसे सहपाठियों के बीच दोस्ती का एक कार्य मानती थी। शुरुआत में जब वे जियानी तांग युक्सिन के साथ एक ही कक्षा में थी, तो उसने ठान लिया था कि वह अपनी मां से तांग युक्सिन को उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मनाएगी, वरना वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा कैसे पास करती। औसत शैक्षणिक प्रदर्शन और कोई असाधारण गुण न होने के कारण वेई जियानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है और इसके बजाय बाहरी लोगों की मदद क्यों कर रही है। घर पहुंचते ही उसने संग जिलान से शिकायत की कि तांग युक्सिन उससे बात तक नहीं करती, ट्यूशन देना तो दूर की बात है। जाहिर है वेई जियानी भूल गई थी कि जूनियर हाई स्कूल में वह तांग युक्सिन को कितना नीचा दिखाती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। कहावत है, नदी के पूर्वी किनारे पर 30 साल, पश्चिमी किनारे पर 30 साल। किसने सोचा होगा कि महज कुछ वर्षों बाद हाई स्कूल में उसकी हैसियत महत्वहीन हो जाएगी। उससे ज्यादा सुंदर, पियानो बजाने में बेहतर, पढ़ाई में बेहतर छात्राएं तो बहुत थीं। इस बीच तांग युक्सिन लगातार सुर्खियों में रही और अपने 3 वर्षों के दौरान नंबर 1 स्थान पर रही। वह एक बदसूरत बत्तख से हंस में, एक साधारण लड़की से स्नो वाइट में बदल गई थी। फिर भी वेई जियानी पहले जैसी ही रही। वह बदसूरत नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से तांग युक्सिन के मुकाबले की नहीं थी। वेई जियानी की शिकायतें सुनकर सांग झिलान को गुस्सा और पीड़ा दोनों महसूस हुई। वह 2 बार तांग परिवार से मिलने गई थी, लेकिन तांग युक्सिन वेई जियानी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि तांग युक्सिन उससे और वेई जियानी से द्वेष रखती है। वह तांग युक्सिन को वेई जियानी का शिक्षक बनाने के लिए पूरी तरह से लाचार थी, और वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह जानती थी कि तांग युक्सिन वेई जियानी को छोड़कर किसी को भी पढ़ा सकती है। उसे एहसास हुआ कि तांग युक्सिन को उसके कुछ गुप्त राज पता चल गए थे, जैसे कि उसके खुद के विवाहेतर संबंध। जब भी वह इसके बारे में सोचती, उसका चेहरा कभी पीला पड़ जाता तो कभी लाल हो जाता। बात सिर्फ तांग युक्सिन से अपनी बेटी को पढ़ाने की ही नहीं थी, बल्कि उसमें अपनी बेटी का सामना करने की हिम्मत भी नहीं थी। अपने अंतिम वर्ष में हर किसी का समय कीमती और सीमित होता है। भला कोई अपने भविष्य को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों बर्बाद करेगा जिसका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तांग युक्सिन से वेई जियानी को पढ़ाने के लिए कहने से पहले ये पूछ ले कि क्या तांग जिनियन सहमत होंगी। हालांकि संग जिलान स्वार्थी थी, पर वह मूर्ख नहीं थी।
वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने इस समय तांग युक्सिन से वेई जियानी को पढ़ाने के लिए कहा तो तांग जिलान उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अगर कोई राज उजागर हो जाए, अगर किसी की छवि खराब हो जाए, तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। अब उसे इस बात का गहरा अफसोस हो रहा था कि उसे यह एहसास नहीं था कि तांग युक्सिन कितनी मेहनती छात्रा थी। अगर उसे पहले पता होता तो चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे घर पर ही रखती, और तब इनमें से कुछ भी नहीं होता। अगर तांग युक्सिन सांग झिलान के विचारों को सुन पाती तो शायद वह उनका उपहास उड़ाती। वास्तव में संग झिलान का स्वभाव अपरिवर्तित था। उसने तांग युक्सिन को कभी अपनी बेटी नहीं माना। चाहे कितने ही जन्म बीत गए हों, उसके दिल में तांग युक्सिन एक उपकरण और शोषण करने योग्य पात्र से अधिक कुछ नहीं थी। जैसे जैसे हाई स्कूल की परीक्षा नजदीक आती गई, वेई जियानी की शैक्षणिक प्रगति में कोई खास सुधार न होने के कारण सांग झिलान की चिंता बढ़ती गई। उसके लिए किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना लगभग असंभव सा लग रहा था। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वेई जियानी को तांग युक्सिन के छोटे ट्यूशन समूह में शामिल करवाना ही था। ट्यूशन समूह के छात्रों के अनुसार जो भी इसमें शामिल होता है उसके अंकों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है। किसी से सलाह लिए बिना उसने सीधे वेई जियानी को वहां ले गई, इस विश्वास के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए तांग युक्सिन उन्हें निराश नहीं करेगी। हालांकि जैसे ही वे पहुंचे और अंदर जाने ही वाले थे, तभी एक महिला बच्चे को गोद में लिए दरवाजे से बाहर निकली। आप यहाँ किस लिए आए हैं? महिला ने आंखें सिकोड़कर पूछा। उसे संग झिलान के इरादों का अंदाजा नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि उसके साथ एक छात्रा भी थी। क्या वह भी ट्यूशन ग्रुप में शामिल होना चाहती थी? मैं तांग युक्सिन से मिलने आई हूँ, सांग जिलान ने सीना फुलाते हुए घमंड से जवाब दिया। तांग युक्सिन की मां होने के नाते क्या उसे अपनी बेटी से मिलने का पूरा अधिकार नहीं था? युक्सिन को ढूंढ रहे हो और तुम कौन हो? महिला ने और भी संदेह भरे स्वर में पूछा। मैं, इससे पहले कि सांग जिलान अपनी बात पूरी कर पाती, उसे बीच में ही रोक दिया गया। अरे वो तो युक्सिन की असली मां है। घर से एक व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। रेन ली ने अपने कपड़े झाड़ते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाया और अपने बेटे की ओर हाथ बढ़ाया। इधर आओ चेंग चेंग, मम्मी तुम्हें गोद में ले लें। नन्हा चेंग चेंग अपनी मां को बखूबी जानता था। उसने अपनी गोल मटोल बाहें फैलाकर मां से उसे गोद में उठाने का आग्रह किया। उसका छोटा सा गोल मटोल शरीर, कोमल और प्यारा, और गोल मटोल गाल हर किसी को बेहद प्रिय लग रहे थे। बहनजू, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी चेंग चेंग युक्सिन जैसी दिखने लगी है? उसने जानबूझकर यह सवाल पूछा। हाँ, माँ जू ने सिर हिलाते हुए कहा, जितना ज्यादा मैं उन्हें देखती हूँ वे उतने ही एक जैसे लगते हैं। बेशक चेंग चेंग और युक्सिन सगे भाई बहन हैं, युक्सिन ही चेंग चेंग को सबसे ज्यादा प्यार करती है। चेंग चेंग भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वह यहाँ आने के लिए इसलिए जिद कर रहा था क्योंकि उसने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा था। नन्हे चेंग चेंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और माँ जू ने उसके गोल मटोल गाल को चुटकी से दबाया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी मां के कंधे में छिपा लिया। क्या वह शर्मा रहा था या बस उनके स्पर्श से बच रहा था? और तभी मां जू ने सांग जिलान की ओर देखा और तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह तांग युक्सिन की मां है। इस दुनिया में इतने निर्दयी लोग कैसे हो सकते हैं? उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी को त्याग दिया, बल्कि 6 साल की बच्ची से घर के काम करवाए और उसे दाई की तरह काम करवाया, यहाँ तक कि उसे बुरी तरह पीटा भी। उन्होंने कभी माता पिता के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, फिर भी अब ट्यूशन मांगने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर मैं उसकी जगह होती तो शर्म से आत्महत्या कर लेती। वह दुनिया का सामना कैसे करेगी? हम कुछ नहीं कर सकते, आप उनकी सहनशीलता का मुकाबला नहीं कर सकते। रेन ली ने अपने बेटे को उठाते हुए कहा, ये छोटा शैतान भारी होता जा रहा है, मैं इसे मुश्किल से उठा पा रही हूँ। माँ जू चलकर आई और उन्होंने सांग जिलान और उसकी बेटी का रास्ता रोक दिया। माफ कीजिए महोदया, कृपया अपने बच्चे को घर ले जाइए। हम अपने घर में और किसी छात्र को नहीं रख रहे हैं। कृपया हमारे बच्चों को परेशान न करें। मौखिक अपमान के बाद संग जिलान का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रुके या चली जाए। ठीक उसी समय दरवाजा खुला और तांग युक्सिन बाहर आए। जैसे ही संग जिलान ने तांग युक्सिन को देखा और कुछ बोलने ही वाली थी कि तांग युक्सिन अदृश्य रूप से उसके पास से गुजर गई और सीधे रेनली की ओर बढ़ गई। चेंग चेंग, अपनी बहन के पास आओ। अपनी बहन की आवाज सुनकर चेंग चेंग तुरंत पीछे मुड़ा और अपने कुछ छोटे छोटे दांत दिखाते हुए मुस्कुराया, जिससे वह और भी प्यारा लग रहा था। तांग युक्सिन ने अपने भाई को उठाया और महसूस किया कि वह थोड़ा भारी हो गया है, शायद बड़े होने के कारण। हालांकि वह उसके लिए उठाने के लिए वाकई बहुत भारी था।
मुझे इसे गोद में उठाने दो, इसका वजन तेजी से बढ़ रहा है। कभी कभी तो मैं भी इसे नहीं उठा पाती क्योंकि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। रेनली ने अपने बेटे को वापस अपनी बाहों में ले लिया और उसके गोल मटोल गालों को फिर से चुटकी से दबाया, जो छूने में टोफू की तरह बेहद मुलायम थे। जब उसने उसे एक बार फिर चुटकी काटी तो वह रुक ही नहीं पाए। बेचारा छोटा चेन चेन, उसका गोल मटोल चेहरा उसकी माँ का सबसे पसंदीदा शिकार था। तांग युक्सिन ने अपने भाई की छोटी सी बाह को धीरे से सहलाया। हाल ही में उसे जरूरत से ज्यादा खिलाया गया है, उसे थोड़ा कम खिलाने की कोशिश करें। मैं समझ गया, शायद इसीलिए वह पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहा है। मैं उसके लिए चीनी का पानी तैयार कर दूंगा। कुछ दिनों तक इसे पीने से समस्या हल हो जानी चाहिए। हाँ, रेनली को तांग युक्सिन की बातों पर सबसे ज्यादा भरोसा था। क्या तांग युक्सिन की देखभाल के बिना उसका चेन चेंग इतना चंचल और प्यारा हो पाता? वो तो लगभग कभी बीमार नहीं पड़ता, हमेशा स्वस्थ रहता है। रेनली ने सांग जिलान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो तुम्हारी असली माँ यहाँ है। वह चाहती है कि तुम अपनी बहन को ट्यूशन पढ़ाओ। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस समय तांग युक्सिन के पास सांग जिलान के प्रति जरा भी स्नेह दिखाने का कोई अवसर नहीं था। पिछले जन्म में वह उन्हें अपना जीवन दे चुकी थी, इस जन्म में वे इसे भूल सकते थे। अपनी ही बेटी द्वारा सांग जिलान के साथ तिरस्कार, घृणा और क्रूरता का व्यवहार किया जाना उसके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि उसे आहत होना स्वाभाविक था। संभवतः अपमान उसके दुख से कहीं अधिक था, और अगर वह वास्तव में तांग युक्सिन के लिए माँ बेटी की भावनाएं रखती थी तो सच तो यह है कि शायद उसे खुद भी इस बात पर यकीन न हो। इसलिए हर कोई अपने दिल में चल रही बातों को अच्छी तरह जानता था। जहां तक उस व्यक्ति के बच्चे को पढ़ाने की बात है जिसने उसके पिछले जीवन में उसके पति और घर को छीन लिया था, जिससे संभवतः उसकी अपार सफलता में योगदान मिला, तांग युक्सिन कमजोर नहीं थी। वे जियानी ने अपने दांत भींच लिए और तुरंत वहां से निकलना चाहती थी। जियानी अपनी बेटी को जाते हुए देखकर संग झिलान जल्दी से उसके पीछे पीछे चली गई। माँ, मैं नहीं चाहती कि वह मुझे ट्यूशन पढ़ाए, वे जियानी ने उपहास करते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उसके बिना विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले पाऊंगी। हाँ, उसमें भी स्वाभिमान था, बस अफसोस की बात यह है कि उसकी वर्तमान शैक्षणिक क्षमताएं इस स्वाभिमान को बरकरार नहीं रख सकी। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष का दबाव बहुत ज्यादा था और वे जियानी जीजी कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। देर रात तक पढ़ाई करने और सुबह जल्दी उठने के बावजूद उसके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि अनियमित दिनचर्या और नींद की कमी के कारण उसके बाल झड़ने लगे थे और उसे अक्सर सिरदर्द रहने लगा था। जहां तक उसके अंकों में सुधार की बात है, कई मॉक परीक्षाओं के उसके परिणाम इसके विपरीत साबित हुए। वास्तव में न केवल उसके अंकों में सुधार नहीं हुआ था, बल्कि वे पिछड़ गए थे। शैक्षणिक प्रगति धीमी गति से होती थी, न कि कुछ दिनों रात की रट्टा मारकर हासिल की जा सकने वाली चीज। उसने अब तक जो कुछ भी पढ़ा था वह आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए था, जो 12 वर्षों के अध्ययन की परिणति थी। और इस दिन के लिए वे जियानी ने केवल कुछ दिनों, रातों और आराम के दिनों के बराबर ही मेहनत की थी, जबकि तांग युक्सिन और उसके साथियों ने मध्य विद्यालय के शुरुआती दिनों से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उन्हें गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियों में एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, न ही सप्ताहांत या रविवार की छुट्टी। उनके सारे प्रयास और तैयारियां इसी एक दिन के लिए थीं, यानी हाई स्कूल परीक्षा के दिन के लिए। ये राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दिन था। रेन ली ने चेन चेन को झांग शियान काओ की देखरेख में सौंप दिया था और परीक्षा के दौरान तांग युक्सिन का साथ देने के लिए आई थी। ये परीक्षा एक महत्वपूर्ण घटना थी और बच्चे के पूरे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। बहन, तुम यहाँ क्यों हो? तांग युक्सिन अब भी रेनली को बहन कहकर बुलाती थी। उसे इसकी आदत हो चुकी थी और अब वह इस आदत को बदल नहीं सकती थी। बाकी सबके माता पिता यहाँ हैं, तो मुझे भी यहाँ होना ही चाहिए, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रेनली ने अत्यंत संतुष्टि के साथ माँ शब्द का उच्चारण किया। तांग युक्सिन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। वह रेनली को माँ कहकर पुकारना नहीं चाहती थी। आखिरकार रेनली की उम्र लगभग उतनी ही थी जितनी उसकी पिछली जन्म में थी, और ऐसा करना उसे उचित नहीं लग रहा था। क्या तुम सब कुछ ले आए हो? रेनली ने तांग युक्सिन के बैग में देखते हुए पूछा। क्या इसमें पर्याप्त पेन वगैरह है? क्या मुझे कुछ और खरीदने की जरूरत है? परीक्षा में अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय है। हमारे पास समय है, बस काफी है। तांग युक्सिन 3 पेन लेकर आई थी। जितना लग रहा था उतना डरावना नहीं था। यह उसका कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दूसरा मौका था और उसे पूरा भरोसा था।
उसे परीक्षा के प्रश्न अभी भी याद थे। अगर वह चाहती तो पूरे अंक ला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। आखिरकार इसका मतलब धोखा देना ही होता। हालांकि जब उसने तांग जिनियन की आशा भरी नज़र और रेनली का मुस्कुराता चेहरा देखा, और जब उसे अपने छोटे भाई और रेनली की कही सारी बातें याद आईं, तो उसे समझ आ गया कि वे सब अपने छोटे भाई की रक्षा करना चाहते हैं। इसके लिए उसे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी था। वह चाहती थी कि उसके पिता गर्व से सिर ऊंचा कर सके और उसका छोटा भाई उस पर गर्व करे। इस विचार के साथ ही कुछ बातें स्पष्ट और सरल लगने लगीं। ऐसा लगा मानो वह ज्ञान की अवस्था में पहुंच गई हो। जब परीक्षा का समय नजदीक आया, तो उसने ये सुनिश्चित किया कि उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। फिर मन को तरोताजा करने के लिए एक कप हर्बल चाय पीकर वह अंदर गई और दूसरी बार परीक्षा कक्ष में बैठ गई। अपने पिछले जीवन में वह घबराई हुई थी, खराब प्रदर्शन करने से डरी हुई थी और यहाँ तक कि अच्छा प्रदर्शन करने से भी डरती थी, क्योंकि उसे डर था कि वह ट्यूशन फीस नहीं चुका पाएगी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। वह शांत थी। उसने अपनी हर्बल चाय की एक घूंट ली और उसकी हल्की खुशबू उसके होठों पर ठहर गई। सुबह की धूप उसकी आंखों को रोशनी से भर रही थी। जब परीक्षा के प्रश्न पत्र बांटे गए, तो वही जानी पहचानी अनुभूति फिर से जाग उठी। उसने कलम उठाए और प्रश्नों के उत्तर देने लगी। उसकी कलम कागज पर तेजी से चलती रही, शब्द, वाक्य और अंततः बिना ज्यादा सोचे समझे पूरे निबंध लिखती रही। जब उसने निबंध पूरा किया, तब तक लगभग आधा घंटा ही बीता था। उसने अपने उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की और बिना किसी झिझक के निबंध जमा कर दिया, फिर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गई। वह कमरे से निकलने वालों में सबसे पहले थी। उसने तुरंत देखा कि तांग जिनियन और रेनली सीढ़ियों पर बैठे हैं। स्कूल में प्रत्येक छात्र को अलग अलग परीक्षा कक्ष आवंटित किए गए थे। शायद यह उसकी बदकिस्मती थी या दूसरे की खुशकिस्मती, लेकिन इस स्थान पर बहुत कम लोगों को तैनात किया गया था। कई माता पिता सीढ़ियों पर बैठे अपने बच्चों के परीक्षा समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ अकेले थे, जबकि कुछ अपने पूरे परिवार को साथ लाए थे। अपने पिछले जीवन में तांग युक्सिन ने अकेले ही परीक्षा दी थी, एक सुनसान कोने में छिपकर, साथ में खाने के लिए एक ब्रेड रोल लेकर। अगर उसे खांसी आती तो वह पानी पीने के लिए नल ढूंढ लेती। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचकर उसे दयनीय महसूस हुआ। वो बाहर है, रेनली ने उनकी ओर आती हुई तांग युक्सिन की ओर इशारा करते हुए कहा। वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? तांग जिनियन ने झट से समय देखा। 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बीत चुका था, अभी तक कोई और छात्र बाहर नहीं आया था। इस परीक्षा के बाद थोड़ी देर आराम होगा और फिर अगली परीक्षा होगी। तांग युक्सिन परीक्षा कक्ष में नहीं रुकी। एक परीक्षा पूरी होते ही वह जल्दी निकलना चाहती थी, नहीं तो उसे खाने का भी समय नहीं मिलता। कैसा रहा, मुश्किल था क्या? तांग जिनियन ने चिंता से अपनी बेटी से पूछा। क्या तुम इसलिए जल्दी बाहर आ गई क्योंकि यह बहुत कठिन था और तुम इसे पूरा नहीं कर पाई? अन्य छात्रों के माता पिता भी उत्सुकता से सुनने लगे। उनमें से कुछ इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या इस वर्ष की परीक्षा विशेष रूप से कठिन थी। अन्य इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उनके बच्चों का अभी तक कमरे से बाहर न निकलना इस बात का संकेत था कि वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। ठीक था, तांग युक्सिन ने कोई खास विचार व्यक्त नहीं किए। वह काफी खुश लग रही थी। उसके लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा जैसी ही थी। सवालों के जवाब देने के बाद उसने ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना ही वहां से चली गई। जब तांग जिनियन कुछ कहने ही वाले थे कि रेनली ने झट से उनकी आस्तीन पकड़ ली। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले खाना खा ले, नहीं तो बाद में खाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर वे आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे ताकि युक्सिन अपने बाकी विषयों की तैयारी कर सके। तांग जिनियन को पता था कि रेनली सही कह रहा है, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। चूंकि वे बाकी लोगों से आगे थे, इसलिए उसने जल्दी से खाने की जगह ढूंढनी शुरू कर दी। जब तक उन्होंने खाना खत्म किया, तब तक वह जगह भर चुकी थी। शुरू में वे आराम करने के लिए कोई होटल या ऐसी ही कोई जगह ढूंढना चाहते थे, लेकिन सभी कमरे बुक थे। पता करने पर उन्हें पता चला कि कोई भी कमरा खाली नहीं है। कुछ छात्र इस स्कूल से काफी दूर रहते थे, इसलिए उनके लिए आना जाना असुविधाजनक था। इसीलिए उन्होंने पहले ही कमरे बुक कर लिए थे। ये पहली बार था जब तांग जिनियन कॉलेज की परीक्षा अवधि का अनुभव कर रहा था, इसलिए उसने पहले से बहुत सी चीजों के बारे में नहीं सोचा था और अब उसे इसका पछतावा हो रहा था। कोई बात नहीं पिताजी, हम परीक्षा कक्ष के पास ही बैठ सकते हैं। तांग युक्सिन को अब और पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वह पहले ही काफी पढ़ चुकी थी और बस अपनी आंखों को आराम देना चाहती थी। ठीक है,
तांग जिनियन के पास कोई और विकल्प न होने के कारण वे परीक्षा कक्ष के पास सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना कोट उतारकर सीढ़ियों पर रख दिया ताकि उनकी बेटी उस पर बैठ सके। धन्यवाद पिताजी, तांग युक्सिन ने मना नहीं किया। वह तांग जिनियन के कोट पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। कुछ देर बाद वह रेनली की गोद में सिर रखकर सो गई। वह बहुत थकी हुई थी। तांग जिनियन सोच रहे थे कि क्या अपनी बेटी को जगाकर उसे और पढ़ने के लिए कहें। यहाँ इतने सारे छात्र थे और सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। वहीं तांग युक्सिन सो रही थी। उसे मत जगाओ, रेनली ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या आप अपनी बेटी के स्वभाव को नहीं समझते? पिछले कुछ वर्षों से उसने हर दिन के लिए एक योजना बनाई है। अगर वह अब सो सकती है तो इसका मतलब है कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और उसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शायद तांग जिनियन जरूरत से ज्यादा चिंता कर रही थी, जबकि रेनली को उनके साथ थोड़े समय बिताने के बाद तांग युक्सिन की बेहतर समझ हो गई थी। तांग युक्सिन परीक्षा शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले उठी। उसने अपनी आंखें मलीं। अब उसे तरोताजा महसूस हो रहा था। पढ़ाई की बात करें तो उसने अभी तक अपनी किताबें भी नहीं निकाली थीं और बस अगली परीक्षा का इंतजार कर रही थी। उसने खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, इसलिए उसे ज्यादा घबराहट भी नहीं हुई। जब परीक्षा का समय आया तो वह सीधे अंदर गई और परीक्षा दी। कागजात बांटने के तुरंत बाद उसने लिखना शुरू भी नहीं किया था कि तभी उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया जिससे वह चौंक गई। उसने ऊपर देखा तो एक लड़का आंखें कसकर बंद किए जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। बहुत घबराई हुई थी, तांग युक्सिन ने आह भरी, फिर कलम उठाए और लिखना जारी रखा। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर अंदर आया। स्थिति देखकर लड़के को बाहर ले जाना पड़ा। हाई स्कूल के वे 3 महत्वपूर्ण वर्ष होंगे जिन्हें दोबारा कभी नहीं दोहराया जा सकेगा। तांग युक्सिन अपने ही विचारों में मग्न होकर अपना प्रश्न पत्र हल करती रही, बीच बीच में अपनी हर्बल चाय की चुस्की लेती रही। क्या उसे पूछना चाहिए कि क्या वह मदद कर सकती है? हाँ, यह संभव है, लेकिन इसका क्या फायदा? इस तरह की चिंता तनावपूर्ण परीक्षाओं का सामना करने के लिए अनुकूल नहीं थी। अगर वह इस बाधा को पार भी कर लेता तो अगली बाधा का क्या? यह तनाव अंततः व्यक्ति के मन पर भारी पड़ जाता। और अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो बाहर की तेजी से प्रतिस्पर्धी और कठिन दुनिया का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। छात्र को बाहर ले जाने के बाद बाहर मौजूद सभी माता पिता डर गए। तांग जिनियन ने रेनली की बांह को इतनी कसकर पकड़ा कि वह लगभग टूट ही गई। रेनली कड़वी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाए। तांग जिनियन के दिल में तांग युक्सिन की कोई तुलना नहीं थी, चाहे वो खुद हो या चेंग चेंग। पर भला उन्हें दोष क्यों दिया जाए? आखिर वो सब उस बच्चे से कितना प्यार करते थे। चेंग चेंग इतनी कम उम्र में ही उसे पापा या मम्मी की जगह बहन कहकर पुकारने लगा था, जिससे तांग जिनियन को लंबे समय तक बुरा लगता रहा। चिंता मत करो, सब ठीक है, रेनली ने तांग जिनियन के हाथ पर दिलासा देते हुए थपथपाया। देखो वह परीक्षा को लेकर कितनी सहज है, और जिसे परीक्षा से बाहर निकाला गया है वह तुम्हारी बेटी नहीं है, तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा है, तांग जिनियन हकलाते हुए बोला। भला उसे डर क्यों नहीं लगता? उसकी बेटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रही थी। भले ही वह पढ़ाई में सबसे आगे रही हो, भले ही वह पूरी तरह से तैयार हो, फिर भी एक पिता होने के नाते वह चिंतित था, भयभीत था। हर गुजरते पल के साथ तांग जिनियन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और रेनली को सचमुच चिंता थी कि वह अपनी बेटी को देखने के लिए परीक्षा हॉल में दौड़ पड़ेगा, ये सोचकर कि क्या वह ठीक है, क्या वह अभी भी सवालों के जवाब दे रही है, या क्या वह अभी भी जीवित है। संभवतः उपस्थित कई माता पिता भी इन्हीं चिंताओं से ग्रस्त थे। परीक्षा हॉल के अंदर छात्रों का अपना ही एक युद्ध क्षेत्र था। परीक्षा हॉल के बाहर अभिभावकों के बीच बहस चल रही थी। कोई भी इस बात की तुलना नहीं कर रहा था कि कौन ज्यादा घबराया हुआ या परेशान है, लेकिन सभी ने परीक्षा के बेहद लंबे घंटों को सहन किया। दोपहर की परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में केवल कागजों पर कलमों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। कुछ छात्र पहले से ही पसीने से तरबतर हो रहे थे, वे मानो थकावट के चरम पर थे। ये परीक्षा कठिन थी। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कठिनाई और मात्रा दोनों ही दृष्टि से यह वास्तव में अधिक कठिन थी। इसमें कुछ ऐसे विषय भी शामिल थे जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर तांग युक्सिन को प्रश्न याद न होते और उन्हें लेकर कुछ धारणा न होती तो उसे भी प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई होती। वह खड़ी हुई, अपना शोधपत्र जमा किया, फिर अपना सामान उठाया और जाने की तैयारी करने लगी। उसने अपना शोधपत्र सबसे पहले जमा नहीं किया, न ही अंत तक इंतजार किया।
जब बाकी सबने अपने शोधपत्र जमा कर दिए, तब उसने अपना जमा किया। अन्यथा वह इंतजार करती। जब वह आखिरकार बाहर आई, तो तांग जिनियन राहत की सांस लेते हुए खड़ी हो गई। तांग युक्सिन का चेहरा शांत, लालिमा लिए हुए और स्वस्थ दिख रहा था। उसने परीक्षा में ज्यादा ऊर्जा और मेहनत नहीं लगाई थी। उसके विचार भी स्पष्ट थे और परीक्षा के बाद वह मूर्ख जैसी नहीं लग रही थी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का आज का दिन समाप्त हो गया था। 2 दिन बाद उन्हें फिर आना था। मां होने के नाते रेनली अपने बेटे के बारे में लगभग भूल ही गई थी। सौभाग्य से चिन चिन की देखभाल करना आसान था। वह खाने पीने में नखरे नहीं करता था और सिसी के बड़े होने के साथ वह अपने भाई का अच्छे से ख्याल रख सकती थी। सिसी और तांग युक्सिन दोनों अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी और छोटा भाई बहुत हंसमुख था। उसकी सबसे बड़ी खुशी परीक्षा के अंकों या पिता द्वारा दिए गए उपहारों में नहीं थी, बल्कि एक प्यारे से छोटे भाई के होने में थी। परीक्षा हॉल में बैठी तांग युक्सिन को अचानक कुछ सूझा और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसकी थोड़ी झुकी हुई आंखों में एक ऐसी शांति झलक रही थी मानो चांदनी पानी की सतह पर प्रतिबिंबित हो रही हो। आखिरी परीक्षा खत्म होते ही उसने अपना पेन नीचे रख दिया। आखिरकार वह अपने 12 साल के अध्ययन को एक अंतिम रूप दे सकी। वह सबसे पहले खड़ी हुई और अपना पेपर जमा किया और परीक्षा हॉल से बाहर निकलने वाली भी वही पहली छात्रा थी। बाहर तांग जिनियन और रेनली इंतजार कर रहे थे। दोनों ने दरवाजे पर तब तक नजरें गड़ाए रखी जब तक वह बाहर नहीं आ गई। तांग युक्सिन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और दूर नीले भूरे आसमान की ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। उसे इस बात से खुशी मिलती थी कि उसे अतिरिक्त घंटों तक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी। वह अपना हर दिन अपने छोटे भाई के साथ बिता सकती थी। तांग युक्सिन की परीक्षा समाप्त होने के बाद रेनली घर लौटने के लिए बेताब थी। उसने 3 दिन से अपने बेटे को नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि उसका बच्चा उसे पहचान पाएगा या नहीं। जैसे ही वह वापस लौटी, उसने देखा कि छोटा चेंग चेंग अपनी खुली हुई पैंट में इधर उधर रेंग रहा है। उसने ऊपर देखा, मुस्कुरा उठा और फिर तेजी से आगे रेंगने लगा। रेनली के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, इसलिए वह नीचे बैठ गई और अपने बेटे को उठाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। हालांकि नन्हा चेंग चेंग अपनी मां के पास से रेंगता हुआ निकला, उसकी ओर बढ़ाए गए हाथों को अनदेखा करते हुए, और तांग युक्सिन के पास पहुंचकर रुक गया। वह बैठ गया और अपनी बहन का पैर कसकर पकड़ लिया। बहन, बहन, उसने बहुत स्पष्ट स्वर में बहन कहकर पुकारा और साथ ही साथ उसकी टांग पर लार टपकाता रहा। तांग युक्सिन नीचे झुकी, अपने छोटे भाई को गोद में उठाया और उसके गोल मटोल चेहरे को प्यार से सहलाया। अपनी बहन को अपने साथ खेलते हुए देखकर नन्हा चेंग चेंग खिल उठा। उसने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ा और अपनी बहन के चेहरे पर खूब लार टिपकाए। ये देखकर रेनली का दिल टूट गया। इतने सालों तक डायपर बदलते हुए अपने बेटे को पालने पोसने के बाद वह एक कृतघ्न और बिगड़ैल बच्चा निकला। बहन के आने के बाद उसे अपनी मां की कोई जरूरत ही नहीं रही, लेकिन फिर भी वह उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकी। वह कितना नेक और प्यारा बच्चा था। अगर वह उसे कुछ समय के लिए भी छोड़ देती तो उसे उसकी बहुत याद आती। मम्मी, चेंग चेंग ने अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाए और रेनली को पुकारा, अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाकर उसे गोद में उठाने के लिए कहा। आखिरकार उसे रेनली की याद आ गई। मेरे प्यारे बच्चे, रेनली ने उस शरारती बच्चे को गले लगाया और उसके गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दिया, फिर उसे दूध पिलाने के लिए घर लौट गई। अगर उसके पौष्टिक स्तन के दूध के बिना वह छोटा बच्चा इतना तंदुरुस्त कैसे हो पाता। अपने छोटे भाई के चले जाने के बाद तांग युक्सिन औषधीय जड़ी बूटियों के साथ खेलती थी। हर दिन वह अपनी बांस की टोकरी लेकर पहाड़ों पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती और फिर घर लौटकर लिटिल फैटी के साथ खेलती थी। कुछ दिनों बाद जिम मियाओ मियाओ और उसके दोस्त अपना सारा सामान लेकर आ गए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे कुछ समय के लिए यहाँ रुकने की योजना बना रहे थे। और एक एक करके वे लिटिल फैटी को इतनी लालसा भरी निगाहों से देखने लगे मानो वे उसे खा जाना चाहते हों। छोटा फैटी लंबा, सुंदर और प्यारा, कोमल स्वभाव का और सबसे बढ़कर अपनी मीठी बातों के लिए जाना जाता था। वह सबका मुस्कुराकर अभिवादन करता था, अपना चेहरा सबके चेहरे से सटाना पसंद करता था और नखरे भी नहीं करता था। इसके अलावा सबसे छोटा होने के कारण उसे सबसे अधिक स्नेह प्राप्त हुआ। हालांकि लिटिल फैटी की सबसे पसंदीदा तो उसकी बहन ही थी। एक रात खूब खेलने के बाद लिटिल फैटी को बुखार हो गया। तांग युक्सिन ने उसकी छोटी हथेली पकड़ी। लिटिल फैटी दयनीय लग रहा था। उसने अपना छोटा सा मुंह फुला लिया था, जाहिर तौर पर वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। चीनी का पानी पीने के बाद आपको बेहतर महसूस होगा,
तांग युक्सिन ने अपने भाई को दिलासा देते हुए उसके गोल मटोल हाथ को धीरे से चुटकी काटी। अगर उसका वजन जरा सा भी कम हो गया तो पूरा परिवार चिंतित हो जाएगा। इतना गोल मटोल शरीर पाना आसान नहीं था। तांग युक्सिन ने जिस चीनी के पानी का जिक्र किया था वह असल में औषधीय पानी था। हालांकि उसने इस प्रक्रिया को इतना निपुण बना लिया था कि दवा का स्वाद चीनी के पानी जैसा हो गया था। नतीजतन इसका स्वाद बहुत बुरा नहीं था और चेंग चेंग इसे तब तक स्वीकार कर सकता था जब तक ये कड़वा न हो। रेन ली ने एक छोटी चम्मच की मदद से उसे यह मीठा पानी बड़े बड़े घूंटों में पिलाया। खाना खत्म होने के बाद नन्हा बच्चा काफी ऊँघने लगा और थोड़ी देर में अपनी माँ की गोद में सो गया। लगभग आधे घंटे बाद रेन ली को महसूस हुआ कि चेंग चेंग को खूब पसीना आ रहा है। उसका हमेशा गुलाबी रहने वाला चेहरा फिर से हरा भरा हो गया और उसकी सांसें भी सामान्य हो गईं। अब वह गहरी नींद में सो रहा था। रेन ली को आखिरकार राहत मिली। कभी कभी उसे सचमुच लगता था कि तांग युक्सिन कोई चमत्कार करने वाली है। महज एक कप चीनी का पानी बुखार उतार सकता है। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो डॉक्टरों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। हालांकि रेन ली को यह नहीं पता था कि तांग युक्सिन का मीठा पानी कोई साधारण पेय नहीं था। इसे बनाने में उसे अनगिनत प्रयास करने पड़े थे। ये चेन परिवार के पुराने नुस्खों पर आधारित एक औषधि थी जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से बच्चों के बुखार और सर्दी जुकाम के इलाज के लिए किया जाता था। उसने काफी समय किंगोन की जड़ी बूटी की दुकानों में सामग्री खोजने में बिताया था, विभिन्न औषधीय स्वादों को मिलाकर और उनका सही तालमेल बिठाकर आखिरकार एक ऐसा पेय तैयार किया जिसका स्वाद कुछ हद तक मीठे पानी जैसा था। सौभाग्य से चेंग चेंग इसे पीने के लिए तैयार हो गया और उसे इसका स्वाद भी पसंद आया। अन्यथा वे अपना अधिकांश समय अस्पतालों में बिता सकते थे और संभवतः उन्हें आईवी ड्रिप की असुविधाजनक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। स्नातक परीक्षा देकर कॉलेज जाने वाले कुछ छात्र ली तांग गांव में खूब मस्ती कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और वे अपना दिन नदी में मछली पकड़ने या तांग युक्सिन के साथ पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में बिताते थे। हालांकि उनमें से एक ने फूलों का ढेर इकट्ठा कर लिया जबकि दूसरे ने तांग युक्सिन की बांस की टोकरी में तरह तरह के खरपतवार भर दिए और अपनी अज्ञानता से तांग युक्सिन को परेशान कर दिया। दूसरी ओर चेंग चेंग अपने बड़े भाई बहनों के साथ खूब खेलता था। वे उसे खूब प्यार करते थे, उसे घोड़े की तरह अपने ऊपर चढ़ने देते थे और उसका मनोरंजन करने के लिए तरह तरह के चेहरे बनाते थे। चेंग चेंग अत्यंत आनंद में डूबा रहता था, अपने माता पिता को भूलकर सिर्फ अपने बड़े भाई बहनों को ही महत्व देता था। जल्द ही उनके कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए, जबकि वे अभी भी अपने अंकों का अनुमान लगा रहे थे और अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय के विकल्पों को लिख रहे थे। युक्सिन, तुम किस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती हो? जू म्याओ म्याओ ने बेहद उत्साहित होकर तांग युक्सिन से पूछा। मैंने अपने अंकों की गणना की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं किंग विश्वविद्यालय में दाखिला ले लूंगी। इसीलिए मैं शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त करना चाहती हूँ और शिक्षिका बनना चाहती हूँ। उसने अपने जीवन भर के सपने का खुलासा किया जो आज भी अपरिवर्तित है। किंग विश्वविद्यालय का चिकित्सा विभाग? तांग युक्सिन ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। किंग विश्वविद्यालय का चिकित्सा विभाग देश का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल स्कूल है। अपने पिछले जीवन में वह इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए बेताब थी, लेकिन उसके अंक कम पड़ गए और अंततः उसे दूसरे दर्जे के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। इस जीवन में जब से वह लौटी थी, उसका लक्ष्य किंग विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में प्रवेश पाना था। यदि उसे इस विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता तो वह कॉलेज जाना ही नहीं चाहती थी। ये बहुत बढ़िया है, हम एक ही विश्वविद्यालय में होंगे। जू म्याओ म्याओ ने तांग युक्सिन की बाह को गले लगाया और खुशी से अपना चेहरा उस पर रगड़ने लगी। भविष्य में मेरा स्वास्थ्य आपके कुशल हाथों में रहेगा। बीमार न पड़ना बहुत अच्छा होगा। वर्षों तक तांग युक्सिन का अनुसरण करने से उन्हें जो सबसे बड़ा लाभ मिला वह था उनका सुदृढ़ शरीर। वे उनके साथ नियमित रूप से पंच पशु क्रीड़ाओं का अभ्यास करते थे और जड़ी बूटी वाली औषधियां पीते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा था। मुझे किंग विश्वविद्यालय में भी दाखिला मिल सकता है। लिन यिले ने भी चुपचाप अपनी बात रखी। सच में? जू म्याओ म्याओ ने उत्साह से लिन यिले पर झपट्टा मारा और उसे कसकर गले लगा लिया। हम तीनों अभी भी साथ रहेंगे। ये बहुत बढ़िया है। हाँ, शायद। लिन यिले की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। संभवतः इसका मतलब है कि आपने मुश्किल से ही अपेक्षित अंक प्राप्त किए हैं। तो फिर आप किस विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं? जू म्याओ म्याओ ने लिन यिले से पूछा। क्या तुम भी मेरी तरह टीचर बनना चाहती हो? चलो साथ मिलकर यह काम करते हैं। मैं शिक्षिका नहीं बनना चाहती। लिन यिले ने जू म्याओ म्याओ की ओर देखा और फिर अपनी निगाहें नीचे कर ली।
मैं संगीत की पढ़ाई करना चाहता हूँ। क्या? जू म्याओ म्याओ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और उछलकर खड़ी हो गई। लिन यिले, क्या तुम संगीत की पढ़ाई करना चाहती हो? जी हाँ। क्या ये गलत है? लिन यिले अचंभित थी। क्या संगीत की पढ़ाई करना इतना अजीब था? तांग युक्सिन ने लिन यिले से हैरानी भरी आवाज में पूछा, ठीक वैसे ही जैसे उस समय उसके चेहरे पर भाव थे। तुम्हें गाना आता है ना? तांग युक्सिन ने पूछा। लिन यिले ने अपना सिर हिलाया, उसे गाना नहीं आता था। क्या आप कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकते हैं? लिन यिले ने फिर से अपना सिर हिलाया, उसे कोई भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता था। तो फिर तुम संगीत की पढ़ाई क्यों करोगे? जू म्याओ म्याओ ने लिन यिले के माथे पर उंगली मारते हुए कहा, तुम्हें ये या वह करना नहीं आता, तो संगीत की पढ़ाई क्यों करोगे? लेकिन यह मेरा सपना है, लिन यिले ने अजीब तरह से अपनी कमीज के कोने से खेलते हुए कहा। सपने अक्सर वास्तविकता से टकराते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में जीते हैं। तांग युक्सिन ने तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। लिन यिले उस रास्ते के लिए उपयुक्त नहीं थी। उनका स्वभाव ही उनके भाग्य का निर्धारण करता था। वह संगीत के लिए उपयुक्त नहीं थी। लिन यिले रोने ही वाली थी। उसका साथ कोई क्यों नहीं दे रहा था? एक व्यक्ति का समर्थन भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता था, लेकिन सब उसके खिलाफ थे। अब वह क्या करे? वह घर गई और अपने माता पिता को अपने फैसले के बारे में बताया। इस पर उसकी माँ चुप हो गई और उसके पिता ने भी ऐसा ही किया। लिन की माँ ने अपनी बेटी को दिलासा देने की कोशिश की, बचपन से ही तुम्हारी सेहत कमजोर रही है, इसलिए मैंने तुम्हें पियानो सीखने नहीं दिया। अगर तुम संगीत की पढ़ाई करना चाहती हो तो तुम्हें क्या सीखना होगा? पियानो हो या गायन, तुम तो शुरुआत में ही हार चुकी हो। तुम्हारे पिता और मैं जानते हैं कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। हम तुम्हें उस रास्ते पर कैसे जाने दे सकते हैं? इसके अलावा तुम चाहे जो भी विषय पढ़ो, तुम्हें किंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना मुश्किल है। तुम्हारे अंक जरूरी अंकों के बस नामात्र हैं, और अगर तुम इस सीमा को पार कर जाती हो या उससे ज्यादा अंक लाती हो तो सब कुछ अनिश्चित है। लिन यिले अपने कमरे में लौट आए और काफी देर तक रोती रही। जब वह बाहर निकली तो ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। माँ, पिताजी, मैं अब संगीत की पढ़ाई नहीं करूंगा। तभी लिन के माता पिता ने राहत की सांस ली। उनकी बेटी का इरादा आखिरकार बदल गया था। अगर वह अपने मूल विचार पर अड़ी रहती तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सौभाग्य से उसने अपना मन बदल लिया। जैसे ही लिन यिले ने अपना सिर उठाया, उसका संगीत का सपना चकनाचूर हो चुका था। तांग युक्सिन सही थी, सपनों और हकीकत के बीच हमेशा प्रतिभा का मुद्दा होता है। उसकी संगीत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अब वह अधिक व्यावहारिक मार्ग अपनाने वाली थी। पापा, मम्मी, मैं नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं नर्स बनना चाहती हूँ। अच्छा, लिन के पिता ने सबसे पहले सहमति जताई। वे चाहते थे कि उनकी बेटी शिक्षिका या डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी बेटी शर्मीली है और सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उसके लिए नर्स या शिक्षिका बनना ही बेहतर होगा। लेकिन अब जब उनकी बेटी नर्स बनना चाहती है तो वह नर्स ही बनेगी। और अगर उसे वाकई किंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाता है तो स्नातक होने के बाद वह कोई साधारण नर्स नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि की नर्स होगी। इससे आशा और असीमित संभावनाएं जागृत होती हैं। बेशक लिन की मां भी सहमत थी। इस बच्ची का स्वास्थ्य नाजुक था। भविष्य में नर्स बनने से कम उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की तो गारंटी मिल ही जाएगी। लिन यिले के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उनकी पहली पसंद किंग विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग विभाग था, जबकि दूसरी पसंद किंगॉन से कुछ दूरी पर स्थित एक द्वितीय श्रेणी का कॉलेज था। दूर होने के बावजूद ये कॉलेज नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित था, इसलिए लिन के पिता द्वारा चुनी गई दूसरी पसंद यही थी। तांग युक्सिन ने अपनी पहली पसंद के रूप में सीधे किंग यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के क्लिनिकल मेडिसिन का नाम लिखा और दूसरे विकल्प को खाली छोड़ दिया। लिन म्याओ म्याओ ने किंग विश्वविद्यालय के सामान्य शिक्षा विभाग को चुना। एहतियात के तौर पर किंगॉन विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को भी विकल्प के रूप में रखा गया था। वैसे भी दोनों में से किसी में भी प्रवेश मिलना ठीक था। किंग विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। अगर उसे प्रवेश नहीं मिलता तो इसका मतलब ये होता कि वह उतनी योग्य नहीं थी, इसलिए उसने घर के पास के किसी स्कूल को चुना, किंगॉन विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग। यह इतना पास था कि वह कुछ ही मिनटों में साइकिल से वहां पहुंच सकती थी और हर दिन अपने माता पिता से मिलने घर आ सकती थी। इसलिए दोनों में से किसी में भी प्रवेश मिलना बिल्कुल ठीक था। चेन लिडोन की अपनी अलग सोच थी। उन्होंने एक बड़े विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग को चुना।
यह एक नया और तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र था जिसकी भविष्य में निश्चित रूप से बहुत मांग होगी। हालांकि यह विश्वविद्यालय किंग विश्वविद्यालय और नानक किंग विश्वविद्यालय से थोड़ा पीछे था, लेकिन इसका कंप्यूटर विज्ञान विभाग काफी प्रसिद्ध था। अब वे केवल परीक्षा परिणामों की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। तांग युक्सिन को कोई चिंता नहीं थी। वह पहाड़ों से जड़ी बूटियां चुनने या अपने भाई के साथ खेलने की अपनी दैनिक दिनचर्या में लगी रही। वह स्वतंत्र रूप से काम करने में संतुष्ट थी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी होने वाले थे। लिन के पिता, जो एक मध्यम स्तर के सरकारी अधिकारी थे, को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, वरना वे अपनी बेटी को नंबर 5 हाई स्कूल में नहीं भेज पाते। लिन येले के अंकों के हिसाब से उसे नंबर 2 हाई स्कूल में भी दाखिला नहीं मिलता, नंबर 5 हाई स्कूल की तो बात ही छोड़िए, उसे तो घटिया नंबर 3 हाई स्कूल में ही भेज दिया जाता। पिता द्वारा खोले गए गुप्त रास्तों की बदौलत लेले का भविष्य बर्बाद होने से बच गया था। हे श्रीमान लिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे कार्यालय आ सकते हैं? नेता लिन के पिता की तलाश कर रहा था। लिन के पिता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बुलाया तो वे बिना किसी झिझक के चले गए। श्रीमान लिन, यहाँ बैठिए। नेता ने अपनी बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। लिन के पिता बेचैनी से अपनी सीट पर बैठ गए। आखिर ये सब क्या था? उन्हें अचानक यहाँ बुलाने का क्या कारण था? हे, नेता हल्के से हंसे। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये बुरी खबर नहीं, बल्कि अच्छी खबर है। ये कहते हुए नेता ने एक कप चाय डाली और उसे लिन के पिता के सामने रख दिया। लिन के पिता काफी हैरान थे। नेता खुद उन्हें चाय क्यों पिला रहे थे? क्या ये शिष्टाचारवश किया गया था, या फिर यह कोई साजिश थी? नेता ने अपना प्याला उठाया और फिर हल्की सी आह भरते हुए कहा, मैं लगभग 5-6 साल से इस पद पर बैठा हूं। मैंने सोचा था कि मैं जीवन भर यही रहूंगा, लेकिन किसने सोचा होगा मैं आखिरकार आगे बढ़ रही हूं। लिन के पिता चौंक गए। आगे कहाँ जाना है? नेता ने लिन के पिता के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, इस अवसर के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं प्रांतीय समिति में इतनी आसानी से पदभार ग्रहण नहीं कर पाता। लिन के पिता अब और भी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कुछ किया तो नहीं था, है ना? अरे माफ कीजिए, मैं आपको पहले बताना भूल गया था। नेता ने माथे पर हाथ मारा, जिससे उनके सिर पर गंजापन का हल्का सा निशान दिखाई दिया। सचमुच वे बूढ़े हो गए थे और उनके बाल झड़ने लगे थे, लेकिन पदोन्नति की उम्मीद ने इस बाल झड़ने को सार्थक बना दिया। मुझे लगता है कि आपको इन विवरणों के बारे में जानकारी नहीं है ना? लिन के पिता ने सिर हिलाया। सचमुच उन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे काफी उलझन में थे। आखिर यह सब क्या था? उन्हें धन्यवाद क्यों दिया जाना चाहिए? नेता के पदोन्नति का उनसे क्या संबंध था? हे, नेता फिर हंसा, इस बार सच्ची हंसी। उसमें कुछ भी बनावटी नहीं था, बस शुद्ध खुशी थी। इस वर्ष कॉलेज प्रवेश परीक्षा में किंगॉन प्रांत में हमारे एक छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और आपके द्वारा संचालित विद्यालय से 6 छात्रों को नानकिंग विश्वविद्यालय और किंग विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है। इसके अलावा उनमें से कई को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला है। इस वर्ष हमारे किंगॉन ने प्रांत के नंबर 1 हाई स्कूल के परिणामों के लगभग बराबर प्रदर्शन किया है, और उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया है। ये सुनकर लिन के पिता का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। जिस स्कूल का वह प्रबंधन करता था, क्या वह नंबर 5 हाई स्कूल नहीं था? अगर वाकई यह नंबर 5 हाई स्कूल था, तो किंग यूनिवर्सिटी और नानकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने वाले 6 छात्रों में से तांग युक्सिन भी जरूर होगी। आखिर वह उन 3 सालों में अपनी कक्षा की टॉपर रही थी। ये बात अभी पक्की नहीं थी कि वह वही थी या नहीं, लेकिन लिन के पिता को पूरा यकीन था कि वही हो सकती है। ये सब उन बच्चों की बदौलत है। नेता ने एक बार फिर आह भरी, फिर लिन के पिता के कंधे पर दोबारा थपथपाते हुए कहा, मेरे चले जाने के बाद ये पद तुम्हारा होगा। लिन के पिता का दिल एक बार फिर उछल पड़ा। क्या नेता सचमुच उन्हें ये पद देने वाले थे? ये कैसे संभव है? हालांकि वह दिल से ऐसा चाहता था, पर वह इसे जोर से नहीं कह सका। उसे विनम्र बने रहना था। ये कैसे असंभव है? नेता का चेहरा सख्त हो गया। तुम में योग्यता और प्रतिभा दोनों है। अगर किसी को अन्याय महसूस हो तो वे अपने बच्चों को किंग विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने की कोशिश करने दें। अगर वे अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख सकते तो वे मेरी जगह कैसे ले सकते हैं? लिन डैड ने इन शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। उनके भीतर विचारों का एक सैलाब उमड़ आया। उनके बच्चों को भी किंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की कोशिश करनी चाहिए।
अगर उन्होंने सही समझा है तो नेता का मतलब था कि उनकी अपनी बेटी लेले का किंग विश्वविद्यालय में प्रवेश हो गया है। प्रवेश पाने वाले 6 बच्चों में से एक उनके परिवार से था। इतनी बड़ी बात थी, जाहिर है उसने सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की, न ही जल्दबाजी में कुछ कहने की हिम्मत की। लेकिन वह नेता का मतलब समझ गया था। यह उसके लिए एक इशारा था, उसके लिए एक संकेत था। यह दर्शाता था कि पदोन्नति और तबादले के बाद लिन डैड यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी होंगे। आगे की तरक्की लिन डैड की काबिलियत पर निर्भर करेगी। लिन डैड बुद्धिमान थे, काम करने का सलीका समझते थे और बोलने में माहिर थे। ये सब बातें उन्हें सरकारी पद के लिए बेहद उपयुक्त बनाती थीं। बेशक उनका करियर काफी अच्छा चल रहा था। इस साल तो उनकी किस्मत और भी अच्छी थी। बिना किसी गलती के उन्हें कई पदों पर पदोन्नति मिलने ही वाली थी। और इस बारे में लिन के पिताजी ने किसी से कुछ नहीं कहा। घर लौटकर उन्होंने लिन की मां से इसका जिक्र किया और उनसे कहा कि नतीजे आने तक इसे गुप्त रखें। नतीजे आने पर ही उन्हें पता चलेगा कि यह सच है या नहीं। लिन मॉम को एक तरफ तो इस बात की खुशी थी कि उनके पति का प्रमोशन होने वाला था, और दूसरी तरफ उनकी बेटी को सचमुच विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था, और वह भी कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक शीर्ष क्रम के संस्थान में। लिन डैड के नेता के यहाँ के लोगों के संपर्क निश्चित रूप से लिन डैड से कहीं अधिक व्यापक थे, इसलिए उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम सबसे पहले पता चले होंगे। लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। लिन डैड को आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित होने से 1 सप्ताह पहले ही इसकी जानकारी मिली। उस समय तक वह पूरे स्कूल के अंकों की जांच कर चुका था। परिणाम लगभग वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। तांग युक्सिन ने 756 अंक प्राप्त किए और पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह प्रांतीय कला स्नातक की विजेता बनी। चेन लिडोंग ने 712 अंक प्राप्त किए, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था, और जू म्याओ म्याओ ने 708 अंक प्राप्त किए। जहां तक उसकी अपनी लेले की बात है, उसने ठीक 700 अंक प्राप्त किए। किंग विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 700 अंक आवश्यक थे, इसलिए लिन येले को बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिला। इससे कम अंक होते तो उसका प्रवेश नहीं हो पाता। नानाकिंग विश्वविद्यालय के लिए स्कोर थोड़ा अधिक था, 710 अंक। तो इन सभी बच्चों का दाखिला हो गया था और उन सभी को देश के शीर्ष कॉलेजों में प्रवेश मिल गया। इस बार उनका चिंगोन शहर प्रसिद्ध था, उनका स्कूल प्रसिद्ध था, और वह स्वयं भी प्रसिद्ध थे। उसने अधीरता से फोन उठाया और लिन मॉम को फोन किया। नतीजे आ चुके थे। बोलते समय उन्होंने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनके लहजे में उत्साह साफ झलक रहा था। वे अपने सामान्य स्वभाव से अलग थे, कुछ ज्यादा ही उत्साहित और खुश थे। कैसा रहा? क्या उसे भर्ती कर लिया गया है? लिन की मां ने चिंता से पूछा। लिन डैड ने गहरी सांस ली, उनके होठों के कोने अनियंत्रित मुस्कान में बदल गए। हमारी लेले ने 700 अंक हासिल किए, उसे किंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। सच में? लिन पिताजी की बात सुनकर लिन मां ने जल्दी से एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और लगभग रोने ही वाली थी। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हमारी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए? क्या उसे उसकी पहली पसंद किंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया? हाँ, लिन पिताजी ने आखिरकार राहत की सांस ली। इन कुछ दिनों का सस्पेंस आखिरकार खत्म हो सकता था। जाहिर है अब उन्हें आगे की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लिन मां की तो बात ही छोड़िए, उन्हें खुद भी खुशी से सड़कों पर चिल्लाने का मन कर रहा था। लेकिन उन्होंने खुद को संयमित किया और बिना हिले डुले बैठे रहे। और हाँ, श्रीमान जू और श्रीमान चेन को भी बता दीजिए। लिन पिताजी ने गहरी सांस ली और आगे कहा, बस उन्हें बता दीजिए, उनसे कहिए कि वे कोई हंगामा न करें। उन्हें बताए कि उनके बच्चे भी पास हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारी लेले, जिसके सबसे कम अंक आए थे, उसने भी 700 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और युक्सिन के बारे में, लिन पिताजी को अब तक ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि तांग जिनियन जैसे एक साधारण किसान के घर में तांग युक्सिन जैसी बच्ची कैसे पैदा हो सकती है। युक्सिन को क्या हुआ? लिन पिताजी के शब्दों में आए बदलाव को सुनकर लिन मां का दिल घबरा गया। क्या उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा? क्या उसे विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला? नहीं, लिन के पिता को लगा कि लिन की मां कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है। उन्होंने कब कहा कि बच्ची ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। युक्सिन ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। वह प्रांतीय कला प्रतियोगिता की चैंपियन है। जिनियन को बता दो ताकि उन्हें कुछ अंदाजा हो जाए। टीवी चैनल और अन्य लोग उसका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। उनसे पूछो कि क्या वे युक्सिन का पर्दाफाश करना चाहते हैं। अगर वे नहीं चाहते तो मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। ठीक है, लिन मॉम ने झट से सहमति जताई। फोन पकड़े हुए उनका हाथ कांप रहा था।
उन्होंने ऊपर देखा तो लिन यिले दरवाजे से झांक रही थी, आधा बाहर झुककर फोन पर हो रही बातचीत सुन रही थी। ठीक है, लिन की मां ने अपने चेहरे पर एक सुखद और दुखद मुस्कान के साथ फोन रख दिया। इधर आओ, अगर कुछ जानना हो तो सीधे मां से पूछो। उसने अपनी बेटी को हाथ हिलाकर इशारा किया। लिन यिले तुरंत पास आए और लिन मॉम की बाहों में हाथ डालकर बोली, मम्मी, क्या पापा ने अभी कहा कि हम सभी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है? हाँ हाँ, लिन मां ने अपनी बेटी के बालों पर हाथ फेरा। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सचमुच बड़ी हो गई थी। पहले वह दुबली पतली और दयनीय थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी रूखे और पीले थे। लेकिन इन सालों में वह तेजी से बढ़ गई थी। उसके बाल अब काले हो गए थे, चेहरे की बनावट निखर गई थी, और वह बिल्कुल लिन मां की तरह दिखती थी जब वह छोटी थी। वह एक नन्ही सी सुंदर बच्ची बनती जा रही थी। माँ, मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? लिन यिले ने अपनी माँ का हाथ हिलाते हुए पूछा। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उसका प्रदर्शन कैसा रहा। क्या उसने अच्छा प्रदर्शन किया? क्या उसे किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला? तुमने अच्छा किया, तुम्हारा दाखिला हो गया। बिल्कुल हो गया, लिन मॉम ने हंसते हुए अपनी बेटी का चेहरा चुटकी भरते हुए कहा। तुमने ठीक 700 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि किंग विश्वविद्यालय कस्को है, इसलिए तुम्हें उस विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है जहां तुम जाना चाहती थी। धन्यवाद माँ। लिन यिले ने लिन माँ को एक बड़ा चुंबन दिया और अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार थी। तुम कहाँ जा रही हो? लिन की माँ ने जल्दी से लिन यिले के बाल खींच लिए। मैं यूक्सिन और बाकी सबको बताऊंगी कि मैंने ये कर दिखाया। लिन यिले अचानक रुक गई, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाल इतनी जोर से खींचे जाने पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। ठीक है, अभी कुछ मत कहना। लिन माँ की आवाज अचानक सख्त हो गई। ये तुम्हारे पापा से मिली अंदरूनी जानकारी है। असली नतीजे एक हफ्ते बाद ही पता चलेंगे। जल्दबाजी में कोई गलती मत करना और दूसरों को हमारे बारे में जानकारी मत देना। तुम्हारे पापा का जल्द ही प्रमोशन हो सकता है। कुछ भी गलत नहीं हो सकता। उनके पदभार संभालने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो।